नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीक्वेंस का काम कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हमने बोला था जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सीरीज रहेगा। तो अगर आप लोगों को सीक्वेंस में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज में पूछ सकते हैं। तो आज के काम को स्टार्ट करते हैं। सीरीज, तो सीरीज का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है। तो सीरीज कुछ सीक्वेंस से अलग नहीं है, वो भी एक टाइप की सीक्वेंस ही है बस, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा करने का तरीका क्या है अपना चेंज कर देते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में आते हैं कि कभी कभी तो सीरीज़ को वो सीक्वेंस मान के सॉल्व कर देता है, कभी सीक्वेंस को सीरीज़ मान के सॉल्व कर देता है। तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं सीरीज़ के टॉपिक की तरफ, ठीक है ना। तो ये सीरीज़ का बैकग्राउंड हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सीरीज़ बनती कैसे है। जैसे हमारे पास क्या डेफिनेशन हमने लिखी है अपनी तरफ से, एक रफ डेफिनेशन लिखी है हमने। सीरीज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। लेट ए एन बी एनी रियल सीक्वेंस, देन डिफाइनिंग अ न्यू सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म। हमने क्या करा, डिफाइन किया है एक नई सीक्वेंस एस एन डिफाइन करिए अपनी तरफ से, और उसमें क्या किया है हमने, एस वन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस ए एन। तो सीक्वेंस एस एन की पहली टर्म ए वन है, सीक्वेंस एस एन की दूसरी टर्म एस टू। उसको निकालने का तरीका क्या रहेगा, जो आपकी गिवन सीक्वेंस ए एन है आप उसकी दोनों टर्म को जोड़ दीजिए, पहली और दूसरी टर्म को आप जोड़ दीजिए, तो वो जो सम निकल कर आएगा वो जो नई सीक्वेंस एस एन है उसकी दूसरी टर्म बनेगी। ऐसे ही एस थ्री निकालने के लिए आप ए थ्री की जो शुरू की तीन टर्म है उनको जोड़ दीजिए। इस तरीके से इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं और हमारे पास जो है एस एन बनकर आती है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन। और इसी चीज़ का नाम हम लास्ट में जाकर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कर देते हैं, यानी कि ये सीक्वेंस ए एन की एन टर्म का सम है एस एन। और इसी को हम जाकर लास्ट में जाकर डिनोट कर देते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, एस ओ पी एस। क्लियर है बात। तब अब ये क्या है हमारे पास, तो क्योंकि सीरीज तो इनफाइनाइट होती है ना, सीरीज इनफाइनाइट है, तो लेकिन हमने तो केवल और केवल अभी एन टर्म का सम निकाला है। तो हम क्या करेंगे लास्ट में आकर, तो हमारे पास एस एन निकालने का मतलब है, यानी कि एक नई सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म निकल जाएगी और उस nth टर्म को हम इन्फिनिटी पे टेंड करा देंगे, और इन्फिनिटी पे टेंड करा देंगे तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी ए एन है उसकी जो इनफाइनाइट टर्म्स है उन सबका सम एक बार में साइमल्टेनियसली जुड़ जाएगा। ठीक, तो वही हमने कर दिया यहाँ पर, लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एस एन इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू के इज इक्वल टू वन टू लेकर एन समेसन और ए के। तो पहले आप एन टर्म का सम ले लीजिए और उसको फिर इन्फिनिटी पे टेंड करा दीजिए। तो आपके पास क्या है, एक जो नई सीक्वेंस एस एन मिली है उसकी उसके करस्पॉन्डिंग तो ये लिमिटिंग वैल्यू है, लेकिन वास्तव में एक्चुअली में क्या है, एक इनफाइनाइट सम है जो कोई गिवन सीक्वेंस ए एन का है। तो इसी चीज़ को हम जर्नली कोल्ड इनफाइनाइट सीरीज। क्लियर है बात। तो सीरीज क्या है, तो आगे बढ़ते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ। फॉर्मल डेफिनेशन एकदम बहुत ही आसान है। लेट ए एन बी अ रियल सीक्वेंस, देन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन। और जैसे हमने ये लिखा है समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, तो कभी कभी हम इसको जनरली ऐसे करके समेशन लिख सकते हैं, तो ये ट्रिवियली अंडरस्टैंड रहेगा कि ये समेशन कहाँ से वेल डिफाइन है। ठीक, कभी कभी तो ये जीरो से भी डिफाइन हो जाता है, कभी कभी वन से, कभी कभी टू टर्म से, कभी कभी कुछ टर्म को छोड़कर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम जर्नली समेशन लगाएंगे तो इसका मतलब है वो एक वेल डिफाइंड सीरीज रहेगी। ठीक है, तो समेशन एन इजिकल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इजिकल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री ए एन प्लस अप टू डैश इन्फिनिटी। तो यानी कि जो भी रियल सीक्वेंस है उसकी सारी टर्म को आप एक साथ जोड़ दीजिए, तो वो जो एक्सप्रेशन बनेगा हम उसी चीज को हम बोलते हैं सीरीज, इज कॉल्ड रियल सीरीज और सिंपली नेट सीरीज। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, दिस इज द सम ऑफ ऑल द रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, एंड दिस इज द अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, एक टाइप की सीक्वेंस है और उसके ऊपर समेशन लगा दिया है। ठीक, तो ये कुछ हमारी डेफिनेशन और फॉर्मल डेफिनेशन के साथ कुछ एग्जाम्पल हो गए जो सीरीज को डिफाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे, ज़्यादा इसकी डिटेल स्टडी नहीं करनी है क्योंकि एकेडमिक लेवल है ना, कंपटीशन लेवल हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इफ सीरीज समेशन ए एन कन्वर्जेस, यानी कि कहने का मतलब है अगर समेशन ए एन कन्वर्जेस, इसका मतलब है
कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एस एन कन्वर्स करती हो, ठीक। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एस एन कन्वर्स करती होगी, इस बात का क्या मतलब है? तब उस केस में जो हमारी सीक्वेंस ए एन है, क्योंकि ये समेसन एस ए एन का मतलब क्या है, एक तरीके से इनडायरेक्टली ऐसा नहीं तो है। तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एस एन एग्जिस्ट करती है, तो तब उसने बोल रखा है कि ये जो ए एन करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ए एन है, उसकी जो nth टर्म होगी और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट लगाएंगे तो वो ये कहने का मतलब है। सही है, क्या मतलब है इसका? तो यानी कि कहने का मतलब ये है, बट नॉट कन्वर्सली। नॉट कन्वर्सली का मतलब अगर लिमिटिंग वैल्यू किसी भी सीक्वेंस की, सॉरी, हाँ, किसी भी सीक्वेंस की 0 आती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो सीक्वेंस, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट। ठीक, क्लियर है बात इतनी? तो यानी कि कन्वर्स नीड नॉट बी प्रूफ एकदम। तो प्रूफ किस चीज़ के लिए दे रहे हैं हम? इसका, अगर सीरीज कन्वर्जेस करती है तो उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 0। तो हमने एस एन को डिफाइन कर लिया, एस एन इजिकल टू समेसन ए एन। तो समेसन एस एन माइनस वन, उससे पिछली वाली टर्म ले ली, ठीक, ये आ गई। तो ए एन में क्या रिलेशन होगा? ए एन जो होगी वो एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द लीनियर सम ऑफ एस एन एंड एस एन माइनस वन और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिटिंग वैल्यू। सिंस समेसन ए एन कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। जब लिमिट एग्जिस्ट करती होगी तो एस एन की लिमिट कुछ ना कुछ तो रहेगी एल, हमने एल मान ली। तो एस एन माइनस वन की लिमिट कितनी रहेगी? एल। तो एल माइनस एल मिलके कितनी होगी? 0। यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए एन कितनी रहेगी? वहाँ पर फिर 0 रहने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। तो एक तरीके से इसको बोलते हैं द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीरीज टू बी कन्वर्जेंट, ठीक। तो इसको किस नाम से जानते हैं हम? नेसेसरी कंडीशन के नाम से जानते हैं, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर है बात? तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीरीज टू बी कन्वर्जेंट, प्रूव इट। तो आप बिल्कुल इसी मैनर में इसको प्रूफ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट हैं कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं। हम इस रिजल्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक। अगर कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेस करती है, तो इफ एंड ओनली इफ जो उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा वो बाउंडेड होगा। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अनबाउंडेड हो गया तो वो सीरीज डायरेक्टली डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक। फिर यहाँ से हमने सीरीज के क्लासिफिकेशन कर दिए जो हमारे सिलेबस में रहती हैं जनरली। तो उसमें 3 तरीके के क्लासिफिकेशन रखे हैं हमने। एक पॉजिटिव टर्म, यानी कि वो सीरीज जिनकी सारी टर्म पॉजिटिव रहती हों, ठीक, पॉजिटिव टर्म सीरीज कराती हैं। फिर अल्टरनेटिंग सीरीज, ऐसी सीरीज जिनमें अल्टरनेट पोजीशन पर प्लस माइनस चलते हों। और आर्बिट्री टर्म सीरीज, मतलब इनमें प्लस माइनस का ऑर्डर फिक्स नहीं है, कभी भी 2 प्लस एक साथ आ सकते हैं, फिर 3 माइनस आ जाएं, ठीक, 4 आ सकते हैं, फिर 1 प्लस, फिर 2 माइनस, इनमें फिर 3 प्लस आ गए मान लो, ठीक है। तो इनमें क्रम जो है निर्धारित नहीं रहेगा, इसलिए हमने इसका नाम रख रखा है अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज में भी 2 तरीके की चीज़ें हैं, या तो वो कन्वर्जेस करेगी या वो डायरेक्टली डाइवर्जेस करेगी। अगर कन्वर्जेस करती है तो वो अपनी लिमिट पे कन्वर्स करेगी, और डाइवर्जेस करती है तो इसका सम कहाँ जाएगा? एकदम डायरेक्ट इन्फिनिटी की तरफ। क्लियर है बात? तो ये करा है, शो दैट समेसन 1/n² इज कन्वर्जेंट। ठीक है, हमें इसको कन्वर्जेंट दिखाना है, तो हम इसको कन्वर्जेंट अपना इसी रिजल्ट के बेस पर दिखाएंगे। तो ये अब समेसन 1/n² है, एक कैसी टर्म सीरीज है? पॉजिटिव टर्म सीरीज है। तो पिछला रिजल्ट क्या कहता है हमारा कि अगर कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेस करती है तो उसका एसओपीएस बाउंडेड होगा। तो अगर एसओपीएस बाउंडेड हो गया पॉजिटिव टर्म का, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी? अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो हमने समेसन बनवाई, तो एसओपीएस हमने एम टर्म्स का एसओपीएस निकाल दिया, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, कुछ इस तरीके से होगा। फिर यहाँ पर हमने ये अपने कुछ ऑब्जर्वेशन फैक्ट यूज़ करे हैं कि जैसे आप देख लीजिए, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.25, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.5। तो बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही आप 1 को डिवाइड कीजिए 9 से और 1 को डिवाइड कीजिए 6 से, तो उनमें कौन बड़ा होगा? तो ऑब्वियसली 1/6 वाली जो डिजिट होगी वो बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि जब 9 बड़ा होगा 6 से तो रेसिप्रोकल में
1/6 बड़ा हो जाएगा 1/9 से। इस वाले फैक्ट को हम यूज़ कर लेंगे। तो वहीं से हमने इसको जनरलाइज कर दिया है कि 1/1² इज लेस देन इक्वल टू 1/1, 1/2² इज लेस देन इक्वल टू 1/2 × 1, 1/3² इज लेस देन इक्वल टू 1/3 × 2। तो यानी कि एक टर्म है 2 तो एक उससे पिछली वाली कम है 3, तो 3 × 2। तो जैसे m² होगा तो उससे पीछे कौन होगा 1/m × m-1। ठीक। और हमने तो यानी कि अब ये 1² है 2² 3², इनसे बड़ी और इक्वल टर्म है, बड़ी और इक्वल टर्म है तो 1/n² SOPS में क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा उसमें, क्योंकि हम 1/2² से बड़ा लगा रहे हैं 1/2 × 1, 1/3² से बड़ा लगा रहे हैं 1/3 × 2, ऐसे 1/m² से बड़ा लगा रहे हैं 1/m × m-1। क्लियर है बात। हमने वो सारी वैल्यू यहाँ पर ले जाकर लगा दी। ठीक। उसके बाद हमने देखा कि ये इस 1 को हम एडजस्ट कर सकते हैं। और कैसे एडजस्ट कर सकते हैं 2 - 1, इस 1 को 3 - 2, ऐसी सारी टर्म को एडजस्ट करते 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 हम m-1 में लेके चले गए इसको। फिर क्या करा हमने 1 को तो ऐसे ही रहने दिया, इनमें अलग अलग डिवाइड कर दिया दोनों को। तो जैसे ही आप इसमें 2/2 × 1 करेंगे तो ये 1 रह जाएगा और ऐसे ही माइनस का 1/2, फिर प्लस का 1/2 माइनस का 1/3, प्लस का 1/3 माइनस का 1/4, प्लस का 1/4 माइनस का 1/5। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी और लास्ट टर्म जो रहेगी 1/1 m-1 माइनस 1/n। तो बाकी जो टर्म कट गई उनको काट लो और यानी कि समेसन 1/n² क्या आ गया पार्ट से SOPS कितना आ गया 2 - 1/m। तो यानी कि SOPS क्या है 2 में से घट रहा है हर बार m के करस्पॉन्डिंग। तो यानी कि ये जो वैल्यू है समेसन 1/n² कभी भी क्या नहीं हो सकती 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती है ना, क्योंकि ये 2 में से घट रही है हर बार। तो यानी कि समेसन n = 1 से लेके m तक SOPS क्या है 2 से ऊपर नहीं जा सकता। जब 2 से ऊपर नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या है SOPS कैसा हो गया बाउंडेड। SOPS बाउंडेड होते ही समेसन 1/n² कैसी हो गई हमारी एक कन्वर्जेंट। क्लियर है बात। फिर हमने अनदर मेथड ले लिया कि समेसन नोट करके लिखा है कि समेसन 1/n⁻p कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1 और इज डाइवर्जेंट इज इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इस टेस्ट का नाम होता है p सीरीज टेस्ट। तो अब देखिए ये कह रहा है कि p का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। आप अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाइए, यहाँ पे p का मान क्या है 1 से बड़ा है इसलिए ये कन्वर्जेंट है ना। तो ये दूसरा मेथड है। तो पेपर में अगर आता है कि शो दैट समेसन 1/n² इज कन्वर्जेंट तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप इस मेथड से इसको कर कराएं। ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप p सीरीज टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग इसी मेथड से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको पूरे मार्क्स मिलने की गारंटी रहेगी। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब सोच कर रखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में तो इसी मेथड को सोच कर ही रखा जाता है। ठीक है। तो अब इस हमने डायरेक्ट ही लिख दिया भाई लो कि स्टेट एंड प्रूव p सीरीज। आप p सीरीज टेस्ट को ही प्रूफ कर दीजिए। एक बार पेपर में आ गया बच्चों से हुआ ही नहीं, ठीक है 2 साल बाद फिर से आ गया फिर नहीं हुआ, उसके बाद नहीं आया है, लेकिन इस बार मुझे चांसेस पूरे लग रहे हैं कि इस बार p सीरीज टेस्ट आ सकता है। ठीक है। पेपर में डिस्क्रिप्टिव में तो द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म समेसन 1/n⁻p ठीक is convergent if greater than 1 and is divergent if p is less than equal to 1। ठीक है। तो केस 1 हमने कंसीडर कर लिया है p is greater than 1 है। तब SOPS जो दिखेगा कुछ हमें SN = कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक। फिर हमने कुछ इसके रीअरेंजमेंट करे हैं। रीअरेंजमेंट में क्या करा है हमने इसमें 2n टर्म्स को कंसीडर किया गया है। तो टोटल टर्म्स कितनी उठाएंगे 2n+1 - 1 ये टर्म हमने कंसीडर कर रखी है। ठीक है। और उनकी ग्रुपिंग करी है कुछ, ग्रुपिंग हमने इस हिसाब से की है। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन फैक्ट में क्या है हमारा, तो पहले शुरू की 2 टर्म फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 दूनी 128, मतलब जो भी हमने ग्रुपिंग कर रखी है वो 2 की पावर में कर रखी है। ठीक। 2 है फिर 4 है फिर 8 टर्म है फिर उसके बाद 16 होंगी फिर 32 होंगी।
तो यहाँ पर जो टोटल टर्म हमने कंसीडर कर रखी है, बट 2n टर्म कंसीडर कर रखी है, की पावर n टर्म, है ना। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन फैक्ट क्या है कि n+1 की पावर p, क्योंकि p तो पहले से 1 से बड़ा है, तो 2 की पावर 4 बड़ी होगी 1 की पावर 4 से, और रेसिप्रोकल में उल्टा हो जाएगा। तो उन्हीं चीज़ का हमने यूज़ कर लिया। तो यानी कि तो 1/1 की पावर p बड़ा होगा किससे, 1/2 की पावर p से। वही फैक्ट हमने किया। n की जगह आप 2 लगाइए, तो 2 की पावर p बड़ा होगा 3 की पावर p से, रेसिप्रोकल में, है ना। तो 3 की जगह कितना लगा दिया, पावर p लगा दिया, मतलब हमने बड़ी चीज़ लगाई है। तो ये जो इक्वलिटी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, डायरेक्ट लेस देन में कन्वर्ट हो गई। इधर की पोजीशन बड़ी हो गई। ऐसे ही आप यहाँ पे 4 लगाएंगे, ठीक, 4 लगाएंगे तो कितना आएगा 5, तो 5 से तो बड़ा ही है ना ये 4, तो 5 की जगह भी 4, 6 की जगह भी 4, 7 की जगह भी 4, ऐसी सब की जगह हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक, फिर इसके बाद क्या कर दिया हमने, इतना यहाँ तक का हो जाएगा। उसके बाद हमने इनको जोड़ दिया, टर्म को, इसको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दिया, तो 2/2 की पावर p, 4/4 की पावर p, ऐसी 2 की पावर n/2 की पावर n की होल पावर कितनी आ जाएगी, p आ जाएगी। ठीक, तो इसमें से नीचे ले आए, इनको सॉल्व कर दिया, है ना। तो जैसे ये 4/4 की पावर p है, देंगे 1/4 की पावर p, मतलब 1/, पावर p-1, मतलब 1/, पावर p-, इस तरीके से को कंसीडर करके लिखा है। ठीक, ऐसी सब पावर को एडजस्ट कर दिया 1/2 की पावर p-। तो अब ये क्या है, ये एक हमारी फाइनाइट जीपी हो गई, जिसका कॉमन रेशियो कितना है, 1/, की पावर p-1। क्लियर है बात, और ये पॉजिटिव होगा, तो रेसिप्रोकल 1 से छोटा है, इसलिए इनफाइनाइट जीपी हमने लगा दी इसमें। तो 1 माइनस आर की पावर n/1 माइनस आर। ठीक, और इसमें क्या करा है, इस नंबर को से दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, अब ये जो है s की पावर 2n+1 - 1, तो ये इस टर्म में से घट के बना है, इसमें से घटने के बाद भी इससे छोटा है, तो ऑब्वियसली है कि ये जो रहेगी बड़ी रहेगी टर्म, यस और नो। तो हमने डायरेक्टली ये पूरी टर्म हमने रिप्लेस गायब कर दी। तो s की पावर 2n+1 - 1 हमेशा इस टर्म से छोटा रहेगा, मतलब SOPS बाउंडेड हो गया। SOPS बाउंडेड होते ही, और पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो सीरीज कैसी हो जाएगी हमारी, तुरंत कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यानी कि सिंस दिस इम्प्लाइज SOPS इज बाउंडेड, देयर वाज 1/n की पावर p इज कन्वर्जेंट। क्लियर है बात, देख लीजिए एक बार। तो हमारी सीरीज कैसी हो गई, एकदम कन्वर्जेंट हो गई। अगला केस क्या है, p लेस देन इक्वल टू 1। तो p लेस देन इक्वल टू 1 पर हम इसको डाइवर्जेंट दिखाएंगे, है। p अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आप 2 की पावर 1/2 निकालिए और 2 निकालिए, और इनमें क्या रिलेशन है, तो इधर वाली चीज़ बड़ी रहेगी, पावर जितनी घटेगी नंबर घटेगा। ठीक, तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, 1/2 लेस देन हो जाएगा 1/2 पावर 1/2। ठीक, इक्वल हो सकता है, जब इक्वल कब होगा, जब n का मान 1 हो जाए, अदरवाइज तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो यानी कि 1/n की पावर p से छोटा कौन है, 1/n छोटा है। तो इस बार हमने Sn लिख लिया n टर्म का, तो Sn बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1/2 की पावर p से छोटी वैल्यू लगाई है मैंने इस बार। ठीक, तो 1/2, 1/3, 1/1। ठीक है, फिर इनकी ग्रुपिंग करी, जैसे वहां पर ग्रुपिंग करिए, जैसे यहाँ पे ग्रुपिंग करिए 2n टर्म। ठीक है, तो 1 प्लस, तो शुरू की 2 टर्म छोड़ दिए, इन दोनों में ग्रुपिंग कर दी, इन दोनों में इन, फिर 2 टर्म, फिर 4 टर्म, फिर 8, 16, 32, इस तरीके से हमने ग्रुपिंग हमने अपनी कर दी है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों टर्म, अब 1 और 1/2 में कौन बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा, तो 1/2 तो छोटा होगा, तो 1/2 1/2 2 बार दिखेगा हमें, तो इस 1 को भी हमने कितना बना लिया, 1/2 बना के 2 × 1/2 कर दिया। सही है, अब 1/3 और 1/4 में कौन छोटा होगा, 1/4 छोटा होगा, लेकिन 1/4 कितनी बार हो गया उसको, तो 1/3 को किससे रिप्लेस कर दिया, फिर से 1/4 से रिप्लेस कर दिया। ठीक,
तो 1/4 तो 2 इंटू 1/4, इन सबको 5 6 7 8 को रेसिप्रोकल में जो है सबको कितना बना दिया 1/8, तो 4 टाइम्स ऑफ 1/8, तो इस तरीके से इतने टाइम्स ऑफ 1/2 की पावर n। ठीक, तो ये सब क्या हो गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितनी टर्म हो गई हमारी n-1 टर्म हो गई, n-1 टर्म, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, क्योंकि ये इन्फिनिटी चला जाएगा, लेकिन s की पावर 2n इससे भी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है s की पावर 2n इन्फिनिटी पे जाता है, इसका मतलब 1/n की पावर p कैसा है, डाइवर्जेंट, क्योंकि एस ओ पी एस कैसा हो गया अनबाउंडेड हो गया, इसलिए ये डाइवर्जेंट। ये रहा बात एकदम। फिर इसमें जो अगली थ्योरम है बहुत ही अच्छी थ्योरम है, और इसका जो नाम है प्रिंसिप थ्योरम है। ठीक, प्रिंसिप थ्योरम, तो ये बहुत ही अच्छी थ्योरम है, लेकिन इसका स्टेटमेंट बहुत ही समझने में दिक्कत करता है, तो मैंने इसको और ज़्यादा डिटेल में कर दिया है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें करता क्या है, ये इसमें करना क्या है, हम एक ऐसी सीक्वेंस कंसीडर करेंगे जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो और पॉजिटिव टर्म की हो। ठीक, पॉजिटिव टर्म हो साथ में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, देन उसका जो समेशन होगा वो पॉजिटिव, देन समेशन ए एन इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल्स, देन द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन ए एन इज दैट एन इंटू ए एन मिलकर होना चाहिए। अगर ये लिमिट जीरो नहीं आती है पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए, तो वो सीरीज डाइवर्जेंट, ये नेसेसरी है, सुफिशिएंट नहीं है। ठीक, क्लियर है बात। तो ये बस एक फैक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव चेक करने के लिए आसान रहती है, उसी में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, थ्योरेटिकल वे में नहीं आती है कभी भी। तो आगे चलते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। इसके 3 टेस्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमारे जो काम के प्रूफ हैं वो फर्स्ट टेस्ट का प्रूफ है और थर्ड का, तो हम सेकंड का प्रूफ इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट कहता है कि अगर ए एन और बी एन दो सीरीज हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं, ठीक है, और इस तरीके से कि एक सर्टेन टाइम के बाद, ए एन और बी एन में इस टाइप का रिलेशन है कि एक के मिल जाता है जो ए एन को लेस देन इक्वल टू के इंटू बी एन में कन्वर्ट कर देता है एक टाइम के सर्टेन टाइम के बाद। ठीक है, लार्ज वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर पर जाके ऐसा कुछ। ठीक, वहाँ पर के क्या है पॉजिटिव नंबर है, और एन क्या है एक फिक्स नेचुरल नंबर है, यानी कि एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसा होल्ड हो रहा है, तब ये रिजल्ट दिया गया कि अगर समेशन बी एन कन्वर्जेंट होगा तो समेशन ए एन कन्वर्जेंट होगा। मतलब अगर आगे वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो पीछे वाली सीरीज। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट है अगर पीछे वाली सीरीज डाइवर्जेंट है तो आगे वाली सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। ये है कंपैरिजन टेस्ट नंबर 1। ठीक, तो इनका यूज हम फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं चीज़ों में। इनका प्रूफ क्या है, इसका पहले का प्रूफ, अगर समेशन बी एन कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या होगा पॉजिटिव टर्म है, तो उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कैसा होगा बाउंडेड होगा। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड है, इसका मतलब क्या होगा उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर अनबाउंडेड थोड़ी ना हो जाएगा, स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो बाउंडेड ही रहेगा, क्योंकि के पॉजिटिव नंबर है तो अनबाउंडेड थोड़ी ना कर देगा उसको वही। तो एस होता, बट दिया क्या है कि ए एन इज लेस देन इक्वल टू के इंटू बी एन। जब आगे वाली चीज ही बाउंडेड हो गई तो पीछे वाली क्या अनबाउंडेड हो जाएगी, नहीं हो सकती ना। तो एस ओ पी एस ऑफ समेशन ए एन भी कैसा हो जाएगा बाउंडेड, और एस ओ पी एस ए एन का जैसे ही बाउंडेड हुआ एस ए एन कैसी हुई अपने आप कन्वर्जेंट। क्लियर है बात। अब दूसरे पार्ट में ए एन डाइवर्जेंट है, अगर ए एन डाइवर्जेंट है तो एस ओ पी एस ऑफ समेशन ए एन कहाँ पे टेंड करता होगा इन्फिनिटी पे टेंड करता होगा। हम पहले ही देख कर आए थे कि अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है और तो उसके पास दो तरीके की क्लासिफिकेशन है, या तो वो कन्वर्जेस टू लिमिट होगी, अगर डाइवर्जेस है तो कहाँ पे जाएगी तुरंत इन्फिनिटी पे जाएगी। ठीक, ठीक है, तो एस ओ पी एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो देयरफॉर अब के एन क्या है के इंटू बी एन। अब जब ए एन ही इन्फिनिटी पे चला गया तो के इंटू बी एन तो उससे भी बड़ा है ना, के इंटू बी एन उससे बड़ा, तो के इंटू बी एन कहाँ चला जाएगा लेकर इसको इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है एस ओ पी एस बी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब बी एन अपने आप में कैसी है एक डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक, सेकंड टेस्ट क्या कहता है कि अगर ए एन और बी एन दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं
और सच दैट उनका रेसिप्रोकल मतलब उनका जो रेशियो है an प्लस वन अपॉन an और इज लेस देन इक्वल टू bn एक सर्टेन टाइम के बाद। तो ये जो है ना आप इसको इसको इधर ले आओ, an प्लस वन लेस देन इक्वल टू an अपॉन इंटू bn प्लस। आप इसको थोड़ी देर के लिए के ट्रीट कर लीजिए तो ये हो जाएगा an प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू के इंटू आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो ये किस में कन्वर्ट हो गई अपने आप ऑटोमेटिकली टेस्ट नंबर वन में ही कन्वर्ट हो गई। तो यानी कि सेकंड टेस्ट और फर्स्ट टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही है, बस उन्होंने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं है ना। तो इसलिए मैंने डू इट योरसेल्फ। ठीक, ये तो वही रिजल्ट है सेम। अगर बी एन कन्वर्जेंट तो ए एन कन्वर्जेंट, ए एन डाइवर्जेंट तो बी एन डाइवर्जेंट। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं थर्ड टेस्ट की ओर। थर्ड टेस्ट में ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है, इसका प्रूफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ए एन एंड बी एन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट उनके जो दोनों के रेशियो की लिमिट है वो एल है। अब पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो नेगेटिव तो होगी नहीं कभी भी, तो एल के पास दो ही चॉइस रहेंगी, या तो जीरो होगी या वो पॉजिटिव होगी। तो अगर एल जीरो है तब ए एन और बी एन टेस्ट नंबर वन की तरफ मूव कर जाते हैं, बिल्कुल सेम, उनमें कुछ भी चेंज नहीं है। अगर एल जीरो नहीं है तो ए एन और बी एन दोनों या तो एक साथ कन्वर्स करेंगी या दोनों एक साथ डाइवर्स कर देंगी। तो ये है हमारा कंपैरिजन टेस्ट नंबर। तो इसको हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दो सीरीज की लिमिट्स का कंपैरिजन करता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ बहुत अच्छा है, एकदम इंटरेस्टिंग है। देखते हैं प्रूफ की तरफ। अगर L जीरो है देन फॉर एनी एप्सिलॉन L माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू रहेगा, क्योंकि L जीरो है। आप कुछ भी लेकर आओ, कितना भी एप्सिलॉन लाओ, नेबरहुड जो रहने वाली है जीरो माइनस एप्सिलॉन और जीरो प्लस एप्सिलॉन ही रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। मैंने वही लिखा है एल माइनस, क्योंकि एल क्या है अपने आप में जीरो है, चाहे आप एल माइनस एप्सिलॉन लिखिए या जीरो लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, है ना। तो एल माइनस एप्सिलॉन इज ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू, लेकिन हमारा जो कंपैरिजन है वो किस में है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, है ना, कोई बात नहीं। एंड बाई डेफिनेशन, अब डेफिनेशन ऑफ लिमिट का कैसे हमने यूज़ करा, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो कॉन्सेप्ट किसका आ गया, लिमिट का कॉन्सेप्ट आ गया, लिमिट ऑफ सीक्वेंस का, क्योंकि सीक्वेंस के बेस पर है। तो हमने लिख दिया देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, तो ए एन और लिमिट पॉइंट के बीच की दूरी डिस्टेंस कौन बनी, तो एक सर्टेन टाइम के बाद कम हुई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए एन अपॉन बी एन बाउंडेडनेस मतलब जो प्रॉपर्टी होती है अपने हम लगा दी, जीरो माइनस एप्सिलॉन से बड़ी होगी ए एन अपॉन बी एन, और जीरो प्लस एप्सिलॉन से छोटी रहेगी रेशियो। तो बी एन को हम इधर ले गए, अब एप्सिलॉन भी पॉजिटिव, एन भी पॉजिटिव और ए एन भी पॉजिटिव, इसमें चला गया, ए एन इज लेस देन के इंटू बी एन में आ गया फिर से फर्स्ट। तो अप्लाई टेस्ट नंबर वन। ठीक, टेस्ट नंबर वन लगाओगे तो अगर बी एन कन्वर्जेंट तो ए एन कन्वर्जेंट, ए एन डाइवर्जेंट तो एन डाइवर्जेंट। तो जब एल इजिकल टू जीरो होगा तो जीरो के केस में कुछ इस तरीके से, यानी कि पहला टेस्ट ही हमारा काम करेगा इसमें फिर से, है ना। जब एल हमारा नॉट जीरो है तब क्या होगा हमारे पास, तो एल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जब एल पॉजिटिव रहेगा तो अब पॉजिटिव है एल, अब हमारे पास चॉइस है, ये एल है। तो अब एल की दो तरीके की नेबरहुड हमारे पास मिल सकती हैं, कि एक ऐसी नेबरहुड जो एल माइनस एप्सिलॉन को नेगेटिव बना दे, या एल माइनस एप्सिलॉन को पॉजिटिव बना दे। आपके पास दो चॉइस रहेंगी नेबरहुड की। ठीक, तो हम इंटरेस्टेड किस में हैं, हम इंटरेस्टेड हैं, हम एक ऐसी नेबरहुड में इंटरेस्टेड हैं जो एल माइनस एप्सिलॉन को पॉजिटिव। क्लियर है? तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, तो फिर से वही डेफिनेशन लगा दी, तो बी एन को इधर ले गए, बी एन को इधर ले आए, तो अब एल माइनस एप्सिलॉन, एल भी फिक्स है, एप्सिलॉन भी फिक्स, एक नंबर ही तो होगा। जब आप ये चेक करेंगे तो एप्सिलॉन को फिक्स करेंगे यहाँ, तो एफ फिक्स होगा तो एल भी फिक्स हो जाएगा हमारा, तो एल माइनस एप्सिलॉन ओवरऑल फिक्स हो गया। तो बी एन इज लेस देन ए एन और ए एन इज लेस देन इक्वल टू। ठीक, तो अगर अब इतने हिस्से में देखिए आप, ठीक है, वन अपॉन एल माइनस एप्सिलॉन को नीचे उतार लाओ, कंपेरिजन टेस्ट नंबर वन लगाइए, अगर ए एन कन्वर्जेंट तो बी एन कन्वर्जेंट, ठीक है, इन दोनों पे आ जाओ,
अगर ए एन डाइवर्जेंट तो बी एन डाइवर्जेंट। तो यानी कि ए एन और बी एन की डाइवर्जेंस दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, यानी कि दिस इम्प्लाइज ए एन एंड बी एन बोथ कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर। ठीक है, तो ये कंपैरिजन टेस्ट नंबर 3 का प्रूफ हो गया हमारा। क्लियर है बात इतनी? ये क्वेश्चन है एक, ये कह रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज ऑफ दिस फॉर्म। तो ये एक सीरीज दे रखी है, तो इसकी nth टर्म दे रखी है ये, है ना। तो यहाँ से हम nth टर्म को कंपेरिजन कर, ठीक। यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर बी एन निकालेंगे। ठीक, बी एन निकालने का तरीका क्या रहेगा, अब ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो उसमें क्या करेंगे, आप एन की ऊपर से हाईएस्ट पावर ले लो और नीचे से हाईएस्ट पावर ले लो, एन अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन। नाउ आप लिमिटिंग वैल्यू निकालिए एन टेंडिंग टू ए एन अपॉन, कितनी आ गई, कितनी आ गई बताइए, एन प्लस 1 अपॉन लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एन प्लस 1 अपॉन पर मल्टीप्लाई बाय, ठीक, मल्टीप्लाई बाय एन अपॉन, पर से एन कॉमन ले लीजिए, लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग टू पर एन स्क्वायर 1+1/n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, लिमिट आ गई 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए एन अपॉन बी एन की लिमिट कितनी आ गई, देखिए नॉट इक्वल टू 0, तो या तो ए एन और बी एन या तो दोनों एक साथ कन्वर्स करेंगे या दोनों एक साथ डाइवर्स करेंगे, है ना। दोनों एक साथ कन्वर्स करेंगे या दोनों एक साथ डाइवर्स करेंगे, बट समेसन बी एन इक्वल टू समेसन 1/n इज डाइवर्जेंट बाई P series, thus therefore by comparison test summation an is divergent। तो यानी कि जो हमें गिवन सीरीज दे रखी है वो कैसी है, अपने आप में एक डाइवर्जेंट। क्लियर है बात सब? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये कह रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज ऑफ दिस। तो इसका nth टर्म कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो ए एन हमें कितना दे रखा है 1/n इंटू एन प्लस 1। यहाँ से बी एन को कंपेरिजन कितना हो गया, पर एन की हाईएस्ट पावर है ही नहीं, नीचे कितनी हो जाएगी एन स्क्वायर, देयरफॉर लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ए एन अपॉन बी एन निकाल लीजिए आप, ठीक, 1/n एन इंटू एन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर अपॉन 1, मिल के लिमिट आ जाएगी 1। 1 कैसी है हमारी, नॉन जीरो लिमिट है। तो बाई कंपेरिजन टेस्ट दोनों एक साथ कन्वर्स करेंगे, दोनों एक साथ डाइवर्जेंस करेंगी, सिंस समेसन 1 सिंस समेसन बी एन बराबर समेसन 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट बाई पी सीरीज टेस्ट, है ना, ठीक। देयरफॉर समेसन ए एन इज कन्वर्जेंट बाई कंपेरिजन। क्लियर है बात? इस तरीके से ये जो हमारी सीरीज है गिवन सीरीज, वो एक क्या है, कन्वर्जेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, और हम सीरीज़ के काम को कल ख़त्म कर देंगे पूरा। कल आखिरी लेक्चर रहेगा सीरीज़ का, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना रीमान इंटीग्रल। ठीक है, आज के लिए शुभ रात्रि। ठीक, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।